अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हैं पॉइंट ऑफ। हमारे साथ जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि बैरिस्टर हामिद भाषानी साहब हैं। हम उनसे पूछेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो इमरान खान साहब ने एक नई अनाउंसमेंट कर दी है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कि वो उसको फिफ्थ प्रोविंस बनाने जा रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि अभी तक तो अपोजिशन पार्टीज भी जो हैं, चाहे वो PMLN हो चाहे मौलाना फजलुर रहमान हो, उन्होंने भी इनकी इस बात को रिजेक्ट किया है और वो ये कह रहे हैं कि बगैर किसी मशवरे के, बगैर किसी से बात किए खान साहब ने अनाउंसमेंट की है। और बहुत हद तक ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो कुछ हिलजुल रही है और इतनी मजबूत नहीं नजर आ रही, तो इसलिए शायद वो लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए भी ऐसा कर रहे हैं। कई इंडियन मीडिया ने भी ये बात उठाई है और वो कह रहे हैं कि ये कभी भी इसको नहीं कर सकते क्योंकि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो इस पे हम बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि लीगल पॉइंट्स क्या हैं और क्या वाकई में ऐसा हो सकता है, क्योंकि 73 ईयर्स से तो ये मामला जो है आप देख रहे हैं कि झुका तो है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। आपने बात सुनी मेरी इंट्रो में, आपने देखा कि क्या हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या ये रिएक्शन है जो कश्मीर में मोदी जी ने किया था उसका इमरान खान जवाब दे रहे हैं, या वही जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट उनकी आजकल थोड़ी मुश्किल में है तो इसलिए वो कुछ दिखाना चाह रहे हैं करके? थैंक यू जी आरजू, थैंक यू वेरी मच। ये इसके दोनों पहलू हैं। और चूँकि बेसिकली ये जो है ना इज़ अ वेरी कम्प्लेक्स इशू और बहुत ही हिस्टोरिकली कॉम्प्लेक्स इशू है, और इस पे बहुत लंबी चौड़ी एक जो है ना वो अगर आप बैकग्राउंड में जाएं तो इस तरह की अटेम्प्ट्स जो हैं वो होती रही हैं। रहा सवाल इनका कि ये कर सकेंगे या नहीं, और इनके करने में इसका मोटिव क्या है, और इसकी जो अपोजिशन है वो किस किस्म की है। एक तो इंटरनल और दूसरी एक्सटर्नल, जिसका आपने सारा जिक्र कर दिया। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं जी कि जो इसकी अपोजिशन है उस हवाले से देख लेते हैं ताकि चीज़ें आसान हो। उससे फिर लोगों को भी ज़रा क्लियर होगा कि अपोजिशन क्यों है, लोग इसकी मुखालफत क्यों करते हैं। बेसिकली मसला ये है कि पाकिस्तान का एक लॉन्ग स्टैंडिंग किस्म का एक मौक़िफ़ है गलगित बल्तिस्तान पे, एंड फॉर दैट पर्पस जम्मू कश्मीर के मसले पे। और ज़ाहिर है पाकिस्तान ऑफिशियली ये तस्लीम करता है कि गलगित बल्तिस्तान जो है वो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फार्मर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है। स्टेट ऑफ कश्मीर अब डिवाइडेड है 4 इलाकों में, जिसमें लद्दाख है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटोरीज हैं, आज़ाद कश्मीर है और गलगित बल्तिस्तान है। राइट नो इट एग्जिस्ट एज दीज 4 जो है ना अलग अलग यूनिट्स के। लेकिन जो पाकिस्तान का सरकारी मौक़िफ़ है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास जो है डॉक्यूमेंट्स हैं, या जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास हैं, उसमें क्लियरली ये है कि ये जो गलगित बल्तिस्तान है ये स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है, और इसके मुस्तकबिल का फ़ैसला जो है ये सारे कश्मीरी अवाम की मर्ज़ी के साथ उनकी फ्री विल के ज़रिए किया जाएगा। ये है एक स्टैंड। तो इस स्टैंड के हवाले से, और ये मैं बात कर रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्री जो स्टैंड है ऑन रिकॉर्ड, जो कि गुज़श्ता जो है वो 70 साल से चल रहा है। तो इस हवाले से जब कभी भी कोई गलगित बल्तिस्तान के बात करता है कि इसका फ्यूचर क्या होना चाहिए, इसको प्रोविंस बना दिया जाए या इसको एक सेमाई इंडिपेंडेंट टेरिटोरी का दर्जा दे दिया जाए या इसको सेमाई ऑटोनोमस लेजिस्लेचर असम्बली बना दी जाए, मुख्तलिफ प्रोपोजल्स हैं। तो हर दफ़ा जो सबसे स्ट्रांग आर्गूमेंट आता रहा है, जो इस तरह की ख्वाहिश रखने वालों को इस काम से रोकता रहा, वो यही रहा जी कि ये चूँकि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है तो इसके किसी एक पार्ट का बाकी स्टेट से अलग करके तो डिसीजन नहीं किया जा सकता। और ये क्यों नहीं किया जा सकता, इसकी 2 वजूहत हैं। एक नज़रियाती है, और एक नज़रियाती और लीगल कह लें, और दूसरी प्रैक्टिकल है। नज़रियाती ये है कि चूँकि ये जो है अगर ऐसा हम करते हैं तो इसकी वजह से जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग किस्म का एक मौक़िफ़ है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, एक ये पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता रहा, जो आर्गूमेंट देती रही अपोजिशन या जो लोग इसके ख़िलाफ़ थे।
दूसरा ये कि यूनाइटेड नेशन की करारदादों की रोशनी में हम मसला कश्मीर को हल करने की बात करते हैं, और पाकिस्तान हर फोरम पे ऑलमोस्ट ऑन द डेली बेसिस ये क्लियर करता रहा टाइम्स एंड अगेन के ये जो है यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर होगा, उसके ज़रिए आप लोगों की मर्ज़ी किसी तरीके से हल कराएं, वोटिंग कराएं, रायशुमारी कराएं, जो मर्ज़ी करें, और वी स्टैंड फॉर दैट। ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है। तो इस सूरत में जब आप इस टेरिटोरी को कोई प्रोविंस बना रहे हैं या इसका स्टेटस चेंज कर रहे हैं, तो आप यूनाइटेड नेशन की करारदादों की खिलाफ वर्जी करते हैं, चूँकि यूनाइटेड नेशन की करारदाद ये है कि मसला कश्मीर के हल होने तक पाकिस्तान और इंडिया जो इनकी रिस्पेक्टिव टेरिटोरीज़ हैं अंडर देयर जो एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें किसी किस्म की इंतजामी तब्दीली नहीं लाई जाएगी। इसके लिए बाकायदा करारदाद मौजूद है कि ये जो भी सेटअप हैं इनके ज़ेर इंतज़ाम, इसमें तब्दीली नहीं लाई जाएगी। और ज़ाहिर है गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो है स्टेट का एक सेटअप है। तो अगर ये तब्दीली लाई जा रही है तो ये जो है इस करारदादों की खिलाफ वर्जी है। जो तीसरा इसका प्रैक्टिकल पहलू है वो ये है कि आपको याद है लास्ट अगस्त 2019 में इंडिया ने बिल्कुल यही इसी हवाले से जो है वो स्टैंड लिया था स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के उस तरफ जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में है, कि उनको उन्होंने चेंज करके तो यूनियन टेरिटोरी बना दिया था। तो उसके खिलाफ पाकिस्तान ने जितनी भी कैंपेन की वो यूनाइटेड नेशन से लेके तो इंटरनल फोरम्स तक, उसमें आर्गूमेंट ये था कि इंडिया के पास ये इख्तियार नहीं था कि वो यूनिलैटरली इस तरह का काम करता, लिहाजा उन्होंने ये काम करके तो यूनाइटेड नेशंस की करारदादों की खिलाफ वर्जी कर दी। ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। तो इन हालात में अगर पाकिस्तान खुद गिलगित बल्तिस्तान को बिल्कुल उसी सिचुएशन में रख के तो वो पाकिस्तान का सूबा बना देता है, बिकॉज देयर इज़ नो डिफरेंस इन यूनियन टेरिटोरी एंड सूबा फॉर दैट पर्पस, क्योंकि आप उसकी जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिको लीगल सिचुएशन है उसको ड्रास्टिकली आप चेंज कर देते हैं, नो मैटर कि उसको अगली शक्ल आप जो है वो क्या देते हैं। तो इसलिए जो है ये पाकिस्तान का जो नज़रियाती मौक़िफ़ है उसको सिरे से ख़त्म कर देता है। ये 4-5 किस्म के जो हैं वो आर्गूमेंट्स हैं देती है अपोजिशन पार्टीज़, जो लोग इसके ख़िलाफ़ हैं, या ख़ुद गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अगर कोई सेगमेंट ऑफ सोसाइटी इसके ख़िलाफ़ है तो उसका ये आर्गूमेंट है। यही वजह है कि उन्होंने जो अनाउंसमेंट की है उसमें उन्होंने 2 बातों का जिक्र किया है कि एक तो हम बल्तिस्तान को पाकिस्तान का टेम्परेरी आर्जी जो है प्रोविंशियल जो है प्रोविजनल जो है प्रोविंस बनाते हैं, लेकिन इसको हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में बनाएंगे। ये एक ऐसी बात है जिस पे मैंने काफ़ी जो है वो रिसर्च करने की, बल्कि लेग वर्क करने की कोशिश की, चूँकि यूनाइटेड नेशन की करारदादें हमें इसी तरह याद हैं जस्ट लाइक बैक ऑफ योर हैंड पे इस पे लिखी हूँ, चूँकि ज़िंदगी में हम हज़ारों बार इनको साइट कर चुके हैं, रिटन और वर्बली और ऑरली और हर जगह पे। तो ये मेरे लिए एक इंकशाफ था कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का सूबा बनाता हूँ यूनाइटेड नेशन की करारदादों की रोशनी में। कैन यू इमेजिन दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट वाज रियली ए बिग शॉकिंग थिंग फॉर मी। तो मैंने दोबारा जाके रिविजिट किया यूनाइटेड नेशन की करारदादों को कि हो सकता है आखिर प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनके कोई मशीर वजीर होंगे जिनने उनको ये मशवरा दिया, तो मे बी आई एम ओवरलुकिंग समथिंग और नॉट रीडिंग रियली केयरफुली। और मैंने सारी करारदादें दोबारा पढ़ी। यूनाइटेड नेशन की करारदादें 2 चीज़ों के गिर्द घूमती हैं। एक तो ये है कि ये इलाका जो उस वक्त एग्रेशन हुआ था और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको लेके यूनाइटेड नेशन में गए थे, तो उनकी रिक्वेस्ट ये थी कि इस इलाके से गैर मुल्की अफवाज जो हैं और सिविलियन उनको निकाला जाए, विच इंक्लूड्स कबायली रेडर्स, फौजी जो जो लोग भी हैं। एक ये था उसकी दरख्वास्त जो थी। तो एक करारदाद ये थी कि वाकई जी ये दुरुस्त है, चूँकि रियासत जम्मू कश्मीर में किसी को हक नहीं पहुँचता था कि वो उस फौजें दाखिल करे, लिहाजा ये निकाली जाए। यूनाइटेड नेशन ने ये तस्लीम किया। और दूसरा ये कि इन इलाकों के फ्यूचर का फ़ैसला यहाँ के अवाम की फ्री विल के ज़रिए किया जाए। ये 2 चीज़ें हैं जो यूनाइटेड नेशन की करारदादों में हैं। अब इनमें से आप ये बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जो इस पे अप्लाई होती है कि आप गिलगित बल्तिस्तान को उठा के विदाउट कंसल्टिंग द पीपल ऑफ दैट रीजन। ये भी एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक शख्स को भी कंसल्ट नहीं किया गया, यानी रातों रात इमरान खान साहब और उनकी कैबिनेट को ये ख्याल आ गया कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का सूबा होना चाहिए,
और उन्होंने जाके कहा कि जी हमारी काबीना ने ये फैसला कर लिया है, नॉट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पीपल, नॉट सब्जेक्ट ऑफ द आस्किंग के जी लोगों की मर्जी क्या है, उन्होंने ऐलान कर दिया। तो आप ये देखें कि ये बुनियादी तौर पे जिसको कहते हैं ना एक मिसरेप्रेजेंटेशन की इंतहा है, सफ़ेद झूठ की इंतहा है कि आप इस तरह पब्लिकली इतना बड़ा झूठ बोलें कि आप अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में ये कर रहे हैं। यानी जिसका मतलब ये है कि पहले आपने कुरान और हदीस को गलत इस्तेमाल किया और उसके नाम पे कभी आप मदीना की रियासत बनाते हैं, फिर उसमें आपको समझ नहीं आती तो आप चीन की रियासत बनाते हैं, वो समझ में नहीं आती तो ईरान की रियासत बनाते हैं। भाई साहब ये सारे एक दूसरे के मुतजाद चीज़ें हैं, दे आर एट आर्ट्स विद ईच अदर, दे आर नॉट द वन एंड द सेम के आज आपको ये अच्छी लग गई कल आपको वो अच्छी। बिल्कुल इसी तरह पहले मज़हब को आपने इस्तेमाल किया, मज़हब के नाम पे लोगों का इस्तेसाल करके तो 2 साल निकाल लिए। अब आपको यूनाइटेड नेशन की करारदादों के इर्द गिर्द जो गुज़श्ता 50 साल से हमने एक मुकद्दस वो कायम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि यूनाइटेड नेशन की करारदादों का मंशा इसके बरक्स है कि इन इलाकों को आप नहीं छेड़ सकते जब तक ऐसे जम्मू कश्मीर के मुस्तकबल का जो है वो फैसला नहीं हो जाता। तो इस हिसाब से ये एक इसका पहलू है। दूसरा ये है कि ये इलेक्शन स्टैंड जिसको आप कहते हैं, इस हिसाब से कि देखें आपको याद होगा और आप अगर ये वीडियो भी इस पे चलाएं कि इन्होंने किस तरह 2 साल पहले जो है वो जनूबी पंजाब को सूबा बनाने का ऐलान कर दिया था क्लियरली कि मैं इसको सूबा बनाऊंगा, और वहाँ के वो जो 10-12 MNAs थे उनको साथ मिलाने के लिए, और दूसरी तरफ जो बाकी पार्टियां मसलन पीपल्स पार्टी जो कोशिश कर रही थी उसको सेकंड करने के लिए इन्होंने ऐलान कर दिया। उसके बाद 2 साल में कभी उनके मुंह से ये लफ्ज़ नहीं निकला कि आखिर उस जनूबी पंजाब का हुआ क्या। बिल्कुल इसी तरह आप देखें ये गुज़श्ता 15-20 दिन से बिलावल भुट्टो जो है वो पीपल्स पार्टी के उस पर कंपेनिंग कर रहा है गिलगित बल्तिस्तान में, जिसमें उनका नंबर 1 पॉइंट ऐसा है कि अगर आप हमें मैंडेट देते हैं तो हम इसको सूबा बना देंगे। ये उनका नंबर 1 कंपेनिंग पॉइंट है, जिसकी वजह से वो काफ़ी बड़े पैमाने पे लोगों की हमदर्दियां ले रहे हैं, चूँकि गिलगित बल्तिस्तान में लोगों का एक सेगमेंट है जो सूबा बनाने के बारे में सोचता है। तो अब इमरान खान साहब ने अचानक ये सारा जो वक्त ज़ाया किया उसको एक ही जिस्त में एक ही छलांग में उसको कवर करने के लिए उन्होंने कहा लो जी बिलावल तो कहता है मुझे वोट दो तो मैं करूँगा, मैं तो पहले ही ऐलान कर देता हूँ ताकि वो जो है ना बैलेंस हो जाए कि जी इस वजह से लोग वोट, और वोट तो अगर किसी ने इस वजह से दिया भी तो उसको बड़ी सख्त मायूसी होगी। उसकी वजह यह है कि दिस इज़ नॉट दैट इजी, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकली ये इजी नहीं है। मैं आपको साफ कहता हूं कि एक तो लीगली ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे जो है डिफ़िकल्ट तरीन डिसीजन होगा, चूँकि इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप बाज़ाब्ता करना चाहते हैं डेमोक्रेटिकली ह्यूमनली और बाकायदा जैसे अखलाकी तौर पे इसे होना चाहिए, तो देन यू नीड एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ये हुकूमत अब किसी सूरत में नहीं कर सकती, चूँकि अब ये अपोजिशन के साथ जो इनका जो तसादम की कैफियत है इसमें इनको हमायत नहीं मिलेगी। पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि अमेंडमेंट जो है वो इतना आसान काम नहीं है कि आप पहले ऐलान कर दें और बाद में अमेंडमेंट लेके, एक दो दफ़ा तो इन्होंने की इस तरह के जो चीज़ें हैं, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। उसके बाद ये सवाल भी उठ सकता है कि वहाँ के अवाम की कंसेंट जो है वो नहीं ली गई, क्योंकि आप कोई भी डिसीजन कर रहे हैं, ख्वाह वो सूबा बना रहे हैं, खुद मुख्तारी दे रहे हैं, एज इट इज़ रख रहे हैं, लेकिन आपको अवाम की कंसेंट जो है वो ज़रूरी है, जो उन्होंने लेने की जहमत गवारा नहीं की। तो इस हवाले से चूँकि इनका अब ये ट्रैक रिकॉर्ड भी ये बन गया है कि ये जो जमहूरी इदारे हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को ये डिसरिगार्ड करते हैं ऑन एवरी सिंगल काउंट, जैसा कि माजी में इन्होंने किया। तो मुमकिन है कि इनके जहन में ये हो कि हम इसको डिसरिगार्ड करके तो प्रेसिडेंशियल आर्डर के ज़रिए इसको एक जो है वो प्रोविजनल बेसिस पे बना देंगे सूबा, जो कि बन जाएगा। लेकिन फॉर एवरीबॉडी इज़ वेल काइंड इंफॉर्मेशन, वो पहले से जो है वो प्रोविजनल सूबा है। गिलगित बल्तिस्तान जो है ऑलरेडी ये बिल्कुल वैसा ही लतीफ़ा है जैसे आपने पार्लियामेंट में डिबेट किया कि हम फ्रांस के साथ जो है वो ताल्लुक ख़त्म करके अपने एम्बेसडर को वापस बुलाते हैं।
तो आपको है ही नहीं, एम्बेसडर उसको है ही बाद नहीं। में पता चला नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह, इससे आपको अंदाजा होगा कि ये किस तरीके से काम करते हैं, इनका किस तरीके से एक हंगामी किस्म का वो है इश्यूज को डील करना। इनका कोई रिसर्च वर्क नहीं है, इनके पीछे कोई संजीदा लोग नहीं जो इनको प्रॉपरली जो है वो गाइड कर रहे हैं। संजीदगी को छोड़ें, इवन पढ़े लिखे लोग नहीं, जिनको पता ही नहीं कि गिलगित बल्तिस्तान का स्टेटस क्या है। वो भाई साहब जब ये पहले से आरजी सूबा है तो दोबारा आप ऐलान कैसे कर रहे हैं, जबकि पहला ऐलान भी आपने किया था। ये पहला ऐलान भी आप देख लें, और दूसरा ऐलान जी हम इसको आरजी सूबा बनाएंगे जो पहले से आरजी सूबा है। ये अगर कहते ना हम इसको परमानेंट सूबा बनाएंगे तो फिर जो है उसमें कोई तब्दीली की बात थी। तो मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन इनका एक बड़ा जो है इसमें इशू है, और ये उसमें चूंकि लूज कर रहे हैं जो वहाँ के पोल्स बता रहे हैं, तो ये जैसे कि होता रहा है हमेशा माजी में, इस तरीके से ये एक नए टैक्टिक्स जो है वो यूज करके तो अपना इन्फ्लुएंस जो है उसको बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन सर इसका तो मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब के बयानात से या जो स्टेटमेंट्स वो देते हैं उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो वही जैसे आप कह रहे हैं कि पंजाब में भी उन्होंने सूबा बनाने का ऐलान किया था, जनूबी पंजाब में उधर भी कुछ नहीं किया उन्होंने। तो इसी तरीके से अगर गिलगित बल्तिस्तान का नाम उन्होंने ले लिया है और एक ऐलान जो वो पहले ही कर चुके हैं उसी को दोबारा रिपीट कर रहे हैं, तो उसका भी मतलब है कि कोई खास उसमें परेशानी की बात है। उस तरह की चीजें करते रहते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता। लेकिन सर साथ ही इनकी पार्लियामेंट से मुझे याद आ गया फवाद चौधरी साहब, जिन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि क्रेडिट लिया कि जी पुलवामा का क्रेडिट हमें जाता है, जबकि हम इतने दिनों से गले फाड़ फाड़ के हर जगह कह रहे हैं कि पुलवामा में हमारा कोई हाथ ही नहीं है। हम हर जगह जाके जैसे कहते हैं ना कि चाहे वो इंडियन मीडिया हो या कुछ हो, हर जगह हम लोग साफ इनकार कर रहे थे। तो अब क्या लगता है आपको, जब इन्होंने जो स्टेटमेंट दी उसके दूसरे दिन इन्होंने कहा नहीं मैं तो उसके बाद के इवेंट्स बता रहा था, जबकि उसके बाद के इवेंट्स का तो उन्होंने नाम भी नहीं लिया हो। तो सीधा सीधा अगर आप उनका स्टेटमेंट देखें, इसकी वीडियो मौजूद है, उसमें उन्होंने कहा कि जी पुलवामा का तो हमें जाता है सारा क्रेडिट, बल्कि सारी कौम को जाता है क्रेडिट। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स को आप किस तरह देखते हैं, और क्या ये बात एफएटीएफ में हमें नुकसान कर सकती है? नहीं, इस तरह की बात को मैं बड़ी संजीदगी से लेता हूँ जी, कि ये हकायक और सच्चाई है जो उनके मुंह से निकल गई। आप देखें पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है, ये जितने वाकयात होते हैं टेररिज्म के इंडिया के अंदर या हुए हैं, या इंडिया के साथ जो आपका आर्म कॉन्फ्लिक्ट हुआ है मिलिटरी टू मिलिटरी, इसमें जो हमारी लीडरशिप है उसकी दो ज़बानें हैं, एक इंटरनेशनल मीडिया पे या मीडिया पे, और दूसरी आपस में। ये जो इनकी आपस की ज़बान होती है वो तो हमेशा यही होती है कि ये हमने किया जी और फिर करेंगे। ये तो इस पे फ़ख्र महसूस करते हैं, ये तो इसको अपना कारनामा समझते हैं, और ये अपने आप में और उन लोगों में कोई फ़र्क नहीं समझते जो ये काम करते हैं। जो वो स्ट्रेटेजिक एसेट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था ना, अब बैकग्राउंड में चला गया, इनफैक्ट वो बड़ा दुरुस्त लफ्ज़ था कि ये जो इस तरह की इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हैं, जो काम अगर कोई वो अपने तौर पे भी करें, तो देखें लड़ाई में जो होते हैं ना जितने कोर कमांडर्स होते हैं, जब आपने किसी मुल्क पे हमला किया हुआ है या किसी मुल्क ने आप पे हमला किया हुआ है, तो उसमें होता है ये एक प्रिंसिपल होता है वार का, कि आप कोर कमांडर्स को खुद मुख्तारी दे देते हैं कि आप अपने अपने हालात के मुताबिक अपने डिसीजन करें। यानी फौज एक सेंट्रल कमांड में नहीं रहती। अगर फौज एक वक्त ऐसा आता है कि सेंट्रल कमांड में नहीं रहती, तो फिर ये जो आपने इस तरह के टेररिस्ट ग्रुप या फंडामेंटलिस्ट जो पाले होते हैं उनको भी एक कमांड में रखने का कोई मकसद नहीं होता, स्पेसिफिकली व्हेन दे आर एट वार विद समबॉडी। तो मुमकिन है वो कोई एक आध काम खुद भी कर लेते हों, लेकिन ये उसको दिल से आउन करते हैं। अलग बात है कि ये उनकी मजबूरी है, खुसूसन ये जो काबीना अपने इर्द गिर्द जमा की हुई है ना इमरान खान साहब ने, ये जो है मोस्टली फंडामेंटलिस्ट लोग हैं जिनका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फंडामेंटलिज्म पे ईमान है, यानी बाकायदा जज्बा है इनका। लेकिन ये इनकी मजबूरी है कि ये पब्लिकली या जो आपका मीडिया है उस पर ये बात नहीं करते। तो ये तो उनके मुंह से निकल गई, जो बाद में उसने उनको मैनेज करने की कोशिश की जी बाद में हो गया ये हो गया, लेकिन इनफैक्ट इनका स्टैंड यही है। अपने लोगों से जब ये बात करते हैं तो वो इस ये नहीं कहते कि ये पुलवामा कोई गलत हो गया था या बम्बे इंसिडेंट नहीं होना चाहिए था, बल्कि उसको ये बड़े फख्र से एक दूसरे से जिक्र करते हैं कि ये इस तरह हुआ था।
लेकिन सर अगर इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है तो आपको नहीं लगता कि ये एफएटीएफ में हमें नुकसान कर सकती है कि इस किस्म की स्टेटमेंट एक गैर जिम्मेदाराना किस्म की रिस्पॉन्सिबल किस्म की स्टेटमेंट एक मिनिस्टर दे रहे हैं, इनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली इसका असर पड़ेगा जनाब। ये तो चूंकि स्टेटमेंट जो है एक तरह का कन्फेशन है, इज ए हाँ। स्टेटमेंट ऑफ कन्फेशन, बिल्कुल क्लियरली। अब बाद में आप ये कहें कि जी इसकी ये एक्सप्लेनेशन थी या वो एक्सप्लेनेशन थी, वो तो कोई हाँ। इंटरनेशनल फोरम आपको मौका नहीं देगा कि आप जाके उसको एक्सप्लेन करें। आप ये कहें कि नहीं जी हमारे मिनिस्टर के कहने का वो मतलब नहीं था जो आप देख रहे हैं, बल्कि उनका मतलब कुछ और था। वो तो देखेंगे अल्फाज पे। प्रॉपरली एक चीज़ ऑन रिकॉर्ड हुई है, उनकी स्टेटमेंट आई है, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने ये क्रेडिट लेने की कोशिश की है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि इसका बड़ा नुकसान होगा और ये उनको भी पता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखें इस वक्त उन पे कोई तनकीद नहीं हो रही है। जो वहाँ पे एक माहौल क्रिएट कर दिया गया है वो एक तरह का यानी वो एक वार का माहौल है, जिसमें उन्होंने कुछ लोगों को फोकस कर दिया है कि ये गद्दार हैं और बाकी जो हैं वो सबसे बड़े मुहब्बे वतन हैं, जिनमें ये भी शामिल हैं। वो सेल्फ क्लेम्ड किस्म की जो मुहब्बे वतनी है उसका ठेका उन्होंने लिया हुआ है। इसलिए वो जो बात भी करें उन पे ना मीडिया तनकीद कर रहा है और ना सिविल सोसाइटी तनकीद कर रही है। तो सर इसी तरह का एक स्टेटमेंट आया था जो कि अयाज सादिक साहब ने दिया और उन्होंने कहा कि जी उनका जो अभिनंदन जो पायलट पाकिस्तान ने पकड़ा था उसको छोड़ने के लिए कहा गया, तो शाह महमूद कुरैशी आए तो उनकी टांगे कांप रही थी और उन्हें पसीने आए हुए थे और इस किस्म की बात उन्होंने की। अब उनके लिए तो बहुत कुछ बोला जा रहा है, उनके खिलाफ तो बहुत कंपेन चल रही है, उनके तो पोस्टर लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है मुकदमा चलेगा कि इन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। तो दोनों में आप क्या फर्क क्या देखते हैं, फवाद चौधरी और जो अयाज सादिक साहब हैं, इनके दोनों की स्टेटमेंट में आपको लगता है कि कोई फर्क है या दोनों ने नुकसान पहुंचाया है, या फवाद चौधरी की खैर है नुकसान सिर्फ पीएमएलएन के मेंबर ने पहुंचाया है? देखें जहाँ तक पीएमएलएन के मेंबर का ताल्लुक है तो ये पॉलिटिकल हिस्ट्री में पहला वाकया है जिसमें यह कहना कि किसी आदमी की टांगें कांपती हैं एक कामी राज समझा जाता है। इज ए नेशनल सीक्रेट कि आपके किसी मिनिस्टर की टांगें कांपती हैं। टांगें कांपना जो है इसमें कोई सीक्रेसी नहीं है। इसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि खौफ से ही कांपे हैं। बाज़ लोग वैसे नर्वस होते हैं, कुछ लोगों के जो है नर्वस सिस्टम में इस तरह के फ्लाज होते हैं कि उनके हाथ कांप रहे हों, टांगें कांप रही हूँ। ये तो कोई कामी राज नहीं है। कामी राज तो उसके साथ आगे वो कोई पेश करते कि उनका ये था कामी राज कि जी कोई इस वजह से, तो ये तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मैंने जो बात की है मैं उसको ऑन करता हूँ, मैं उसको डिफेंड करता हूँ और इसमें मुझे कोई वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये फैक्ट है कि जब उन्होंने आके हमसे बात की तो उस वक्त उनकी टांगें कांप रही थी। अब इसको कोई नेशनल सीक्रेट बनाना और फिर उसकी बुनियाद पे किसी को जो है वो परसिक्यूट करने की कोशिश करना या किसी पे चार्जेस लगाना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा इस सदी का लतीफ़ा होगा अगर ये हुआ तो। ये आप देख लेना। चूँकि ये यही वो मकाम होता है ना, जो ये जो डी जनरेटिव किस्म की लीडरशिप होती है ना मेंटली, ये इसी तरह के लोग होते हैं। जब कोई मुल्क जवाल के किसी आखिरी स्टेज पे पहुंच चुका होता है तो फिर इस तरह के रंगीले किस्म के लोग अजीबो गरीब किस्म के स्टेटमेंटें लेके सामने आते हैं। भाई उन्होंने एक बात की जो कि बहुत ही सीधी सीधी बात है कि भाई आपकी टांगें काम रही थी। तो इससे इंडिया को कोई फायदा या नुकसान नहीं है। अगर पाकिस्तान के किसी मिनिस्टर की टांगें काम भी रही हैं तो इसका पाकिस्तान के डिफेंस से कोई ताल्लुक नहीं। क्योंकि पाकिस्तान का डिफेंस जो है वो टांगों से नहीं होगा, उसके लिए जो फौजें हैं उनके पास जो असला है जो भी बंदोबस्त है वो उनको खुद पता होगा। लेकिन इसमें ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि उस मुल्क के अंदर जब एक आदमी 5 साल तक आपकी नेशनल असेंबली का स्पीकर रहा और आपकी हुक्मरान पार्टी का एक इम्पॉर्टेंट जो है वो मेंबर रहा है और मेंबर है, और उस पे आप एकदम गद्दारी का और इंडिया का एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके तो फिर हर शाख पे उल्लू बैठा हुआ है। अगर यही हम मान लें तो फिर आप कौन सा ऐसा शख्स है जिस पे आपको इंडिया का जो है वो एजेंट होने का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब ये है कि आप सब लोगों की जो मुहब्बे वतनी है वो मशरूत है और मशकूक है।
और मशरूत किससे है कि अगर हुकूमत के खिलाफ आप कुछ नहीं कहते तो फिर ठीक है, आप मुहब्बे वतन है, उसको कोई चैलेंज नहीं करता, और जो ही आप हुकूमत के खिलाफ बात करते हैं तो आप एजेंट हो गए और फिर आप रियासत का नाम यूज करते हैं। इस वक्त जो वहां पे सिचुएशन बन गई है ना, ये इतनी खौफनाक है कि आप देखें, ये मसलसल ये लोग ये कह रहे हैं कि हमारे साथ जो है वो मिलिट्री चीफ भी है, आईएसआई चीफ भी है, यानी उसको डिफेंड कर रहे हैं जैसे वो कोई डिफेंस लेस लोग हैं और अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, और उनको आगे रख के तो ये अपना एजेंडा जो है वो पेश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वो टाइम आ गया है जिसमें एक तरह की आप एक सिविल वार जो है वो किसी मुल्क में शुरू करने की पोजीशन में आ जाते हैं जब आप इस तरह की बातें करते हैं कि आप एक इदारे को उठा के तो सिविलियन के खिलाफ यूज करते हैं और सिविलियन को आप डब करते हैं कि वो मुल्क के एजेंट हैं। मैं आपको इसकी एक मिसाल जो बार बार मैं देता हूँ और बाद में लोग मुझसे पूछते हैं कि ये मिसाल आपने पाकिस्तान पे क्यों दी, वो मिसाल मैं आपको नाजीज़म की और हिटलर के फाशिज्म की देता हूं। तो वो मिसालें क्यों हैं कि हर मिसाल इनकी मिसाल से मिलती है। मैंने पिछले प्रोग्राम में गिस्टापो की मिसाल दी थी। गिस्टापो क्या था कि एक प्राइवेट ग्रुप था जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट से बाहर था। तो अब ये इमरान खान जो इस तरह का ग्रुप बना रहा है, जो उसने क्या नाम रखा है उनका, वो जो नौजवानों का जो, टाइगर फोर्स है। हाँ, उसकी जो फॉर्मेशन है वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल या आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी वो जो आपका रेगुलर कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है उससे वो अपनी पावर डिराइव नहीं करते, बल्कि डायरेक्टली इमरान खान से जो है वो पावर्स लेते हैं। बिल्कुल यही मसला जो है गिस्टापो का था कि वो एक प्राइवेट ग्रुप था जिसका काम मुखालफिन को विक्टिमाइज करना था, पॉलिटिकल मुखालफिन को उन पे हमले करना था, उनकी किरदार कशी करनी थी, पॉलिटिकल उनकी असैसिनेशन के जो है हरबे इख्तियार करने थे, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो जवाबदेह नहीं थे। एक दूसरा, आपको याद होगा कि सबसे बड़ी जो इनके साथ सिमिलैरिटी है वो ये थी कि हिटलर ने कुछ लोग जो है वो फर्जी तौर पे दुश्मन के तौर पे तलाश कर लिए थे। उनमें से एक था कम्युनिस्ट जर्मनी में, कि हिटलर ने ये लोगों को बावर करा लिया था कि जो कम्युनिस्ट हैं वो जर्मनी के दुश्मन हैं। हालांकि कम्युनिस्टों की जर्मनी की पूरी तारीख में उससे पहले भी और बाद में भी जो पूरी हिस्ट्री है उसमें किसी एक कम्युनिस्ट पे कोई किसी कोर्ट ऑफ लॉ में या कोर्ट ऑफ पब्लिक में कोई ऐसा इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका कि वो किसी के जर्मनी के मफादात के ख़िलाफ़ उन्होंने कोई काम किया हो, लेकिन उसने लोगों को ये बावर करा लिया था और उसको बुनियाद बना के ना, जिसको आप कहते हैं कि आपने एक एनिमी क्रिएट करके तो उसके खिलाफ जंग शुरू कर दी। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान में जो हिज़्ब इख्तलाफ है, जिसमें नवाज शरीफ जो है रस्ते आला हैं, उनको उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हमारी लड़ाई जो है जी दुश्मनों से है। और जिस मुल्क के अंदर आप क्लेम करें कि आप एक पॉलिटिकल सेटअप में रहते हैं, आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, यहाँ वोट होते हैं, यहाँ मीडिया आज़ाद है बाकौल आपके, वहाँ अगर आप इस तरह ऐसे लोगों को जिन्होंने 30-30 साल तक उस मुल्क पे हुकूमत की, उसके सब राजों से वाकिफ़ हैं, उसके अच्छे बुरे मौसमों से वो वाकिफ़ हैं, उन पे आप ये इल्ज़ाम लगाएं कि ये दुश्मन के एजेंट हैं, तो इसका मतलब है इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो तारीक है और इस पे दो आराएं हो ही नहीं सकती। सर इन्होंने तो ये बना रखा है ना कि अगर कोई भी जैसे कहना चाहिए, अगर कोई फौज के खिलाफ बोलेगा, चाहे वो सच्ची क्यों ना बोल रहा हो, अगर अगर आप कुछ कहेंगे जी फौज में फला फला जो है वो करप्शन कर रहा है, या फला फला ने इतने पैसे कैसे बना लिए, या कोई भी पिज्जा, जैसे आपको मालूम है एक हमारे पिज्जा बाजवा भी है, तो अगर उनकी कोई बात करेगा तो जी वो गद्दार है, मतलब उसको गद्दार डिक्लेयर कर देते हैं, तो पहली फुर्सत में कर देते हैं। तो इस तरह से अगर ये करते रहेंगे और इसी तरह से कि आप कुछ ना बोलें, अगर आप गिलगित बाल्टिस्तान के लिए अगर आप कहते हैं कि आप गलत कर रहे हैं या जगह के लिए गलत कर रहे, गलत लगे आपको, गलत लगे और आप कहें, तो उसके ऊपर फौरन ही वो एक गद्दारी का फतवा यहाँ पे तैयार रहता है। तो आपको लगता है बाकी दुनिया में भी इसी तरह काम होता है, या बाकी जगह पे लोग बोलने देते हैं, इस तरह से गद्दारी के फतवे नहीं पड़ते? नहीं, पहली बात यह है कि लेट मी टेल यू एक चीज़ जिसको हम सब बहुत बुरे तरीके से इग्नोर कर रहे हैं, खुसूसन मीडिया इग्नोर कर रहा है, और मीडिया के लिए ये बड़ा एक शर्मनाक चैलेंज है कि वो इसको ज़रा ऑनेस्टली जो है वो देखें कि वो इसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। देखें, फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करने में और फ़ौज की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ बात करने में फ़र्क है।
ठीक है ना। मैंने इस पे बहुत बड़ी रिसर्च की, मुझे राइट फ्रॉम 1947 आज तक पाकिस्तान का एक सियासतदान भी नहीं मिला जिसने फौज की मुखालफत की हो एज ए इंस्टीट्यूशन, या फौजियों की मुखालफत की हो एज ए पर्सन। उन्होंने जो भी मुखालफत की, जिस जिसको आप इस मामले में सबसे ज़्यादा मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, उन्होंने मुखालफत की है इनकी पॉलिसियों की, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ौज की अगर ये पॉलिसी है कि हम सियासत में मदाखलत करें, और सियासत में भी मदाखलत इस तरीके से करें कि सोसाइटी को तकसीम करें। अब देखें ना, इस वक्त सोसाइटी तकसीम हो गई। अब फौज कहती है कि नहीं, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन क्लियरली वो एक साइड पे खड़े हैं और ऐसे हुक्मरान तबकात या पॉलिटिशियंस की पुश्त पे खड़े हैं जो इस वक्त सोसाइटी में ये तासर दे रहे हैं कि इस सोसाइटी की आधी पॉपुलेशन जो है वो एजेंट है, चूंकि वो उनकी मुखालफत कर रही है और दुश्मन की एजेंट है। तो इससे ज़्यादा खौफनाक किस्म की सिचुएशन आप किसी मुल्क में पैदा कर ही नहीं सकते। मैं आपको बताता हूँ कि ये तो पहली और दूसरी जंग अजीम में, जब यूरोप में ये खौफ शुरू हो गया था कि हर दूसरा आदमी ये जर्मन का एजेंट है, ये जापान का एजेंट है, ये रूस का एजेंट है, ये इंग्लैंड का एजेंट है, उस वक्त भी ये कैफियत नहीं आई थी कि 12 पार्टियां आपकी जो बाज़ाब्ता पॉलिटिकल पार्टीज जो पॉलिटिकल प्रोसेस में डिवेलप हुई हैं और गुज़श्ता 50 साल से जो है मुख्तलिफ शक्लों में एग्जिस्ट करती हैं, उनको और उनके फॉलोवर्स को, जो कि वोटों के एतबार से आपसे ज़्यादा हैं, अगर 1 to 1 वोट गिने जाएं, तो उनको आप बिल्कुल ब्लैंकेट यानी जो है वो दुश्मन का एजेंट और गद्दार करार दे के तो उनकी प्रोसिक्यूशन जो है वो आप शुरू कर दें। ये ऐसा पहला मौका है। तो उसमें आप मुझे ये बताएं कि जब सियासतदान ये कहते हैं कि फौज सियासत में मुदाखलत ना करे, तो इसमें फौज की कहाँ से मुदाखलत मुखालफत हो गई? फौज की मुखालफत तो ये हो गई कि सियासतदान ये कहें कि जी ये फौज होनी ही नहीं चाहिए, इसकी हमें ज़रूरत नहीं, इसको हटा दो, या इसका बजट काट के तो अवाम पे खर्च करो, या इनके ये जो करप्शन ये दूसरी तीसरा एज ए इंस्टीट्यूशन है और इसलिए हम इस इंस्टीट्यूशन को ख़त्म करते हैं। वो ये कहते हैं कि जी फौज के जो सरबराह हैं, आईएसआई के चीफ हैं या चीफ ऑफ द मिलिट्री जो हैं, वो मदाखलत करते हैं सियासत में जो उनको नहीं करनी चाहिए। वो ये कहते हैं कि ये जो फौज के कुछ जर्नल जो हैं वो मुल्क में मुहिमजोई करके मार्शिला लगाते हैं और जमहूरियत का कत्ल करते हैं, और उसके बाद अवाम के को जो है वो जुल्म और जबर के ज़रिए दबा के तो 10-10 12-12 साल हुकूमत करते हैं। ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। तो इसमें फौज कहाँ से आ गई? या फिर वो ये कहते हैं कि ये जो करप्शन हो रही है, कि जिस जो 22वें स्केल का एक ऑफिसर है, जनरल है या डेप्यूटी है, उसका उसके पास करोड़ों या बिलियंस डॉलर के जो असासे हैं इंटरनेशनली, वो कहाँ से आए? तो इस पे बात होनी चाहिए। तो इसमें क्या फौज पे करप्शन का इल्ज़ाम है? फौजी तो बेचारे गरीब किस्म के जो हैं, जो सिपाही हैं या सूबेदार हैं या कर्नल्स हैं या इस रैंक के, इवन हाईएस्ट रैंकिंग भी, लेकिन जो उस तरह की पोस्ट पे तैनात नहीं हैं, जो वो ख़ास ख़ास पोस्टें होती हैं जिसमें अपने अपने को तैनात किया जाता है, उस पर अगर नहीं है, किसी महकमे के सरबराह नहीं है, किसी सीपैक के सरबराह नहीं है, तो जाहिर है उनकी एक्सेस किसी करप्शन तक नहीं होती। तो इसलिए ये दो चीज़ें मैं समझता हूँ कि मीडिया को क्लियर करनी चाहिए कि अगर नवाज शरीफ ये कहता है कि जो है वो फौज की पॉलिसियां गलत हैं, या फौज के कुछ लोग जो हैं वो इस मुल्क में जानबदारी पैदा करके मुल्क में खाना जंगी की कैफियत पैदा कर रहे हैं, मुल्क में ऐसी सिचुएशन कर रहे हैं जिसमें कि सियासतदानों का आपस में तसादम हो सकता है, तो उसमें फ़ौज की मुखालफत की कोई बात है ही नहीं। तो ये तो जानबूझ के आप एल मुझे मार वाली बात है कि उसमें अगर फिर आपके जो मिलिट्री बासेस हैं वो फौज को आगे खड़ा कर दें और लोगों को कहें कि देखें जी ये हमारी जो है इदारे के खिलाफ बात हो रही है, तो ये गलत बात है। और लोग भी इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग इस बात को भी समझते हैं, और ख़ुद फौज के अंदर लोगों की बहुत बड़ी तादाद है जो इस बात को समझते हैं। बिल्कुल सर, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम या कोई भी फौज के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा था, बल्कि उसके कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो जिनके बहुत सौ के केसेस भी सामने आए हैं, उसके ऊपर बात हो रही है। तो अगर पॉलिटिशियंस पे हो सकती है, आम सिटीजन्स पे हो सकती है, तो रिटायर्ड फौजियों पे बात क्यों नहीं हो सकती? यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सर कि आपने ज्वाइन किया, एंड आई होप टू सी यू अगेन नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।